Morning students, today I am going to teach you some grammatical points in हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। पंक्चुएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। विराम चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह उसमें आते हैं विराम के लिए, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। पहला, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी रुकने वाले चिन्हों को विराम। जब आप कुछ भी पढ़ाई करते हो, कुछ भी पढ़ते हो या लिखते हो, उसमें थोड़ा सा जहाँ विराम आता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। किस किस तरीके के होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। एक स्टैंडिंग लाइन होती है, जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो एक स्टैंडिंग लाइन करनी होती है आपको। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। उसके बाद आप एक स्टैंडिंग लाइन देख रहे होंगे, उसको बोलते हैं फुल स्टॉप। इंग्लिश में ये फुल स्टॉप एक डॉट जैसे होता है, पर हिंदी में इसको एक सिंगल लाइन, स्टैंडिंग लाइन की तरह किया जाता है। सेकेंड है अल्प विराम, कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। इसमें थोड़ा सा रुकना होता है। जैसे आप कोई वाक्य पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, उसमें कॉमा होता है, तो यानी वहाँ आपको थोड़ा सा रुकना होता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, तो यहाँ राम और सीता के बीच में थोड़ा सा रुकना है। राम, सीता और मोहन घर गए। नेक्स्ट, रोको मत, जाने दो। रोको मत के बाद कॉमा आया है, यानी आपको रोको मत के बाद थोड़ा सा रुकना है, फिर आपको आगे बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग के लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क, राइट। जब भी आप किसी से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप उस समय क्वेश्चन करते हो, तो यानी उस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। लिखते समय भी सेम होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिटन में आप करोगे, तो वहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम क्या करते हो, यहाँ भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, जानने के लिए किया गया है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आह। जैसे जब आप दुखी होते हो तो बोलते हो ओह, एंड जब खुश होते हो तो बोलते हो ना वाह, कुछ नया देखते हो। तो उसी तरीके से ये आपके भावों को प्रकट करता है कि आप किस तरीके का फील कर रहे हो। वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगते हैं। जैसे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ओके, अरे क्या हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सेंड करूँगी मैं। नेक्स्ट है योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख, दुख, माता, पिता, पाप, पुण्य, देश, विदेश आदि। इनमें आप देख रहे होंगे कि मिलते जुलते शब्द के बीच में डैश लगा हुआ है, राइट। तो डैश मीनिंग, यहाँ पर जो डैश है वो सामासिक शब्द है। सुख, दुख सामासिक शब्द अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, जितने आप आगे के क्लासेस में जा कर के ये समास आपको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप जाने कि इसको सामासिक शब्दों के बीच में ये डैश का चिन्ह लगता है। जैसे सबके जीवन में सुख दुख आते जा रहते हैं, यहाँ पर सुख दुख के बीच में डैश लगा हुआ है, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। यानी दो सामासिक शब्दों के बीच में लगने वाले चिन्ह को, डैश जैसे चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। माता पिता की सेवा सच्ची पूजा है, यहाँ माता और पिता मिलते जुलते हैं, उनके बीच में भी एक डैश लगा है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट, निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। अभी यहाँ मोहन ने अपने मित्रों, लेकिन मित्रों में कौन कौन, उसने अपने वाक्य को क्लियर करने के लिए आगे जो डैश के आगे लिखा हुआ है राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे, वो आपके वाक्य को क्लियर कर रहा है। वो यहाँ पर मोहन अपने वाक्य को क्लियर कर रहा है। जैसे ग्राहक अपने वाक्य को क्लियर करने के लिए इस पुस्तक का
मूल्य क्या है। अब उसने पूछा इस पुस्तक का मूल्य क्या है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकें हैं, वहाँ पर उसने अपने वाक्य को क्लियर करने के लिए स्पेशली एक जो पुस्तक है उसके बारे में पूछ रहा है, तो बीच में डैश लग रहा है। ग्राहक अपने वाक्य को कह रहा है, क्या कह रहा है, इस पुस्तक का मूल्य क्या है। नेक्स्ट दुकानदार अपने वाक्य को क्लियर कैसे कर रहा है कि यह 25 रुपये की है, तो यानी कि उसके वाक्य और उसके बीच में एक डैश का चिन्ह लगा है, वो होता है निर्देशक। कोष्ठक, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। ब्रैकेट, राइट, इंग्लिश में आप लोग ब्रैकेट्स रिटन में आप हमेशा ब्रैकेट्स लगते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स लगाते कहाँ हैं। ब्रैकेट्स के लिए जब भी किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे आपके विरुद्धार्थी है या अध्ययन है, यहाँ पर अध्ययन आपको नहीं समझ में आया, आप उसको क्लियर करने के लिए ब्रैकेट में यहाँ पढ़ना है। आप जैसे सहपाठी है, तो सहपाठी से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कोष्ठक में साथी, ओके, या क्लासमेट ऐसे आप लिखोगे, तो कैसा है कि वो आपके उस शब्द को क्लियर करेगा। कोष्ठक का ऐसा यूज़ होता है। अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास दो तरीके के होते हैं, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करने के लिए किया जाता है। जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी जी हैं। यहाँ पर शंकर सुल्तानपुरी ने अपने एक स्पेशल रचना के बारे में, तो हम थे अवतरण चिन्हों पे। ये दो तरह के होते हैं। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करने के लिए समय किया जाता है। जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी जी हैं, तो शंकर सुल्तानपुरी जी जो हैं वही हैं केवल इसके लेखक। किसके? समझदार नन्ही पाठ के। तो उन्होंने जो अपनी रचना या उनकी जो स्पेशली उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो स्पेशली उसे उद्धृत करने के लिए ही उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा लगता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम क्या है? निराला। तो निराला के ऊपर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। दोहरा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। यहाँ पर गांधी जी ने जो कहा उसको ज्यों का त्यों ही लिखना है, उसके मूल रूप को ही लिखा जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे शास्त्री जी का नारा है क्या? जय जवान जय किसान। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करोगे तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते हो। डबल इन्वर्टेड कॉमा वहीं लगता है जहाँ पर आप उसके वाक्य को जिसने कहा है उसके मूल रूप को ही लिखो। ज्यों का त्यों लिखने को ही उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कुछ भी चेंजेस किया तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा सकते हो। ओके, आपको मैं पीडीएफ में इसके पिक्स सेंड कर दूँगी एंड आप रिटन में अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना। ओके, और कोशिश करना, लॉकडाउन अगेन लग चुका है तो आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, ओके, गुड बाय।